सी फूड इनसाइड चिकन। अमृतनगर के गांव में दिनेश कहकर एक खाना बनाने का मास्टर रहता था। वो शादियों में खाना पकाता था। शादी में खाना खाए अतिथि लोग दिनेश को बुलाकर उनका बहुत तारीफ करते थे। एक दिन उस गांव का जमींदार जयराम के बेटी की शादी में दिनेश ने खाना पकाया। उस शादी में ऑस्ट्रेलिया में बहुत मशहूर हुआ शेफ एंटोनी अतिथि बनकर आया। वो खाना खाने के लिए बैठ गया। दिनेश ने बनाया हुआ रोटी और पालक पनीर खाने लगा। इतने में जयराम उधर आकर, मिस्टर एंटोनी, आइटम्स अच्छे हैं क्या? हमारे शेफ दिनेश ने बनाया तो वो अमृत जैसा रहते हैं। इनको इस अगल बगल गांव में बहुत नाम है। उनको 1 महीने से पहले ही बुक करना है, नहीं तो ये आदमी नहीं मिलेगा, पता है? कहा। तब एंटोनी, क्या खाली इस पकवान के लिए आपको उनका इतना प्रशंसा करना है क्या? एक बार उनको बुलाइए, फिर कहता हूं। कहा। तब जयराम दिनेश को बुलाया। तब एंटोनी, व्हाट इज दिस मिस्टर दिनेश? तुमने जो बनाया है ये खाली वेजिटेरियन डिशेस के लिए इतना बिल्डअप जरूरी है क्या? तुम शेफ नहीं हो, कुक हो, ये याद में रखो। शेफ कहे तो वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेज भी बनाना चाहिए। सब लोग बनाते हैं, ऐसा रेगुलर पकवान छोड़कर एक नया तरीके का पकवान बनाना चाहिए। समझ में आया? कहा। तब दिनेश, सर इधर शादी में नॉनवेज नहीं बनाते हैं सर, इसलिए मैंने चिकन और मटन जैसा आइटम्स नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि मुझे नॉनवेज बनाना नहीं आता है। कहा। तब एंटोनी, अरे चिकन मटन तो कोई भी बना सकते हैं, सी फूड से वैरायटी बनाना है। सी फूड बोले तो पता है ना, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ऐसा पानी में समुद्र में रहने वाले। तुमने कभी उनको देखा है क्या? पूछा। तब दिनेश, सर एक काम कीजिए, कल जमींदार के खेत में आइए, मैं आपको नॉनवेज बनाकर खिलाता हूँ, उनको स्वाद करके तब बताइए। कहा। तब एंटोनी, क्यों मुझसे ही चैलेंज करते हो? ठीक है, फिर तो कल मैं खेत में आकर तुम क्या कर सकते हो वो भी देखता हूँ। तुम कितना अच्छा पकवान है ये सबको पता जैसा करता हूँ। कहा। अगले दिन दिनेश उनका कुछ असिस्टेंट्स के साथ खेत में खाना पकाना शुरू किया। वे लोग मुर्गी का पंख निकालकर पूरा मुर्गी को तैयार किए। एक बड़ा सा बर्तन में मछली, झींगे और केकड़े भी थे। तब दिनेश चिकन के अंदर मैरिनेट किया हुआ मछली, झींगे और केकड़े को घुसाया। ऐसा 4-5 फुल मुर्गी में सी फूड स्टफिंग किया। उन मुर्गियों को रॉड्स में लगाकर बारबेक्यू करने लगा। इतने में एंटोनी और जयराम उधर आए। तब एंटोनी उन बारबेक्यू मुर्गियों को देखकर जयराम से, मैं तो कहा था ना ये दिनेश आखिर में चिकन ही बनाएगा। इस चिकन को तो सड़क पर भी तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम इतना दूर आने का क्या जरूरत है? इसका स्वाद देखना भी वेस्ट है, चलिए जाते हैं। कहा। तब जयराम दिनेश के ओर निराश होकर देखा। तब दिनेश, सर खाली देखकर आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप सच में इतना महान शेफ हो तो थोड़ा स्वाद करके बताइए। तब एंटोनी, हाँ हाँ ठीक है, रखो रखो, स्वाद करता हूँ। तब दिनेश एक फुल मुर्गी को प्लेट में रखकर एंटोनी को दिया। तब जयराम हैरानी से देख रहा था। तब एंटोनी एक छोटा सा चाकू से उस मुर्गी को काटा। उसके अंदर से अच्छा सा खुशबूदार मछली, झींगे और केकड़े दिखाई दिए। तब एंटोनी हैरान रह गया। एक फोर्क लेकर चिकन के साथ वो सी फूड को भी खाया। तब एंटोनी कुछ भी कहे बिना उस मुर्गी को और वो पूरा सी फूड को खा लिया। वो क्या बोलेगा कहकर जयराम और दिनेश देख रहे थे। तब एंटोनी, अरे वाह भाई दिनेश, मुझे ये सी फूड चिकन डिश कैसा करना है सिखाओ। अगर मैं इस डिश को हमारे देश में किया तो देश में ही नंबर 1 शेफ बन जाऊंगा। मुझे तुम्हारा शिष्य समझकर सिखाओ प्लीज, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। तब जयराम को हंसी आया। तब जयराम, एंटोनी ऐसा रो मत, हमारा दिनेश को गुरुदक्षिणा देकर सीखो। ऐसा आइटम्स ये रोज एक नया बना सकता है और इनका पकवान आपके देश में बनाओ, लेकिन पेटेंट राइट्स तो दिनेश का ही होगा। और तुम्हारा टीवी शो में जब तुम इनका पकवान बनाते हो तो तुम्हारा रेम्यूनरेशन में आधा इसको बेचना चाहिए, समझे? कहा। तब एंटोनी, जरूर सर जरूर, आप जितना भी कंडीशंस रखो मुझे तो ओके है, इनको खाली मुझे सिखाने के लिए कहिए बस। कहा। तब दिनेश जयराम को प्रणाम किया। दिनेश चिकन में सी फूड स्टफ करके कैसे बनाते हैं ये एंटोनी को सिखाया।
तब एंटोनी दिनेश को प्रणाम करके पैसे दिया और एंटोनी विदेश से भेजा हुआ पैसों से दिनेश अच्छा आर्थिक रूप से बच गया। ऐसे ही दिनेश सी फूड को चिकन में डालकर अच्छे से बना के लोगों को भी उसका स्वाद का आदत किया। तंदूरी स्ट्रीट फूड वज्रेकर नाम के गांव में बद्री चिंटू नाम के दो चोर हुआ करते थे। वे दोनों गांव के करीब से गुजर रही ट्रेन से कोयला चोरी करके उस गांव के व्यापारी को बेचते थे। एक दिन ये बात पर गौर करते हुए उस गांव में रहने वाला राठौड़, क्यों रे बद्री, शर्म नहीं है तुम्हें? ऐसे ट्रेन से कोयले का चोरी करते हुए मुझे देखकर सीखो रे। इतनी मेहनत करके पानी पूरी बेच रहा हूँ। यूं कहा बद्री। अरे तुम्हें काम धाम नहीं है क्या? हर बार कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, फिर उनसे बातें सुनते रहते हो। जाकर अपना काम देखो। यूं कहा। इससे गुस्सा होकर राठौड़ वहाँ से अपने जान पहचान वाले एक कांस्टेबल के पास जाकर बद्री चिंटू के कोयले की चोरी के बारे में उनसे कहा। फिर उसके अगले दिन बद्री चिंटू जब कोयले को ले रहे थे, कांस्टेबल आकर उन्हें अरेस्ट करके स्टेशन ले गए। उस स्टेशन में पुलिस उन दोनों को खूब मारे। ऐसे कुछ दिन के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद बद्री से चिंटू, अरे भाई, वो राठौड़ ने हमें अरेस्ट करवाया है, उसे वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। बद्री, वो हमारे बारे में जिस कांस्टेबल से शिकायत किया उसे भी वही फंसाना होगा। उन पुलिस से ही उसके जी जान निकलवाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, चलो उस कमीने के पास चलते हैं। कहकर दोनों राठौड़ के पास गए। अब राठौड़ से बद्री, राठौड़ भाई, मुझे माफ करो, आपकी अच्छाई हम जान नहीं पाए, इसलिए आपकी तरह ईमानदारी से काम करते हुए जीने की सोच रहे हैं। राठौड़, हमारे झटके से चोर अच्छे लोग बन गए तो हमें ऑस्कर अवार्ड दे सकते हैं। चिंटू, वो ऑस्कर नहीं भाई, नोबल इनाम होगा। राठौड़, मुंह बंद करो, बड़े आए सुनाने, चोर कहीं के। वैसे क्या काम करोगे? बद्री, भैया, मैं कल जब दूसरे गांव गया था, वहाँ पत्थर को गर्म करके उसके बीच में रोटी लगाकर उसे बेचते हुए देखा। फिर लोग उसे खूब खरीद रहे थे। ठीक उसी तरह हम भी कोयले के बीच में लगाकर बनाएंगे। राठौड़, हाँ क्या, ठीक है, मेरे रेडी के बगल में ही लगा लो, लेकिन मुझे दिन का 500 रुपए देने होंगे। यूं कहा। इससे बद्री चिंटू हाँ कहकर मान गए। फिर अगले दिन से राठौड़ के पानी पूरी के रेडी के बगल में ही बद्री चिंटू तंदूरी रोटी बनाकर बेचने लगे। ऐसे राठौड़ के देखते ही देखते हर दिन बद्री चिंटू के पास बहुत लोग आने लगे। वही नहीं, कुछ लोग तो खूब सारी रोटी ले जा रहे थे। इससे राठौड़ को दिन के 500 नहीं बल्कि 1000 रुपए देना शुरू कर दिए। वो गौर करके रोज आने वाले कस्टमर को बुलाकर उनसे राठौड़, भाई, ये रोटी इतनी अच्छी होती है क्या? हर दिन 4 बार आकर इतने सारे लेकर जाते हो। कस्टमर, अच्छा है, क्या है भैया, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने घर के आसपास सबको डोर डिलीवरी करता हूँ सर। ये रोटी पर ही मुझे दिन का 1000 रुपये का मुनाफा होता है। कहकर वहाँ से चले गया। ऐसे ही देखते देखते कई लोग आने लगे। वो देखकर एक दिन राठौड़ बद्री चिंटू से, रे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है रे। तुम्हारी परेशानी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ही आराम से दिन में कोयले चुराते थे, लेकिन अब देखो कितनी मेहनत कर रहे हो। छी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यूं कहा। बद्री, जाने दो भाई, जो हो गया सो हो गया। आपकी वजह से हम अच्छे रास्ते पर आ गए। राठौड़, नहीं भाई नहीं, मैं ये पाप नहीं झेल सकता। कल से तुम लोग ये काम छोड़ दो। वैसे ही कोयले का चोरी करते रहिए, और इतना मुश्किल है तो वो बोरी मुझे ही दो। हर बोरी का 100 रुपए दूंगा। ये रोटी व्यापार भी मैं ही देख लूंगा। कहकर वहाँ से चले गया। अब बद्री से चिंटू, भाई, इसे लगता है जो लोग हमारे पास आए वे असली है। हम पैसे देकर बुलाए, ये पता चले तो मर जाएगा, लेकिन इसे पुलिस के हवाले कराना है तो उससे ही ट्रेन ट्रैक पर आकर उस बोरी में कोयला भरना होगा। कहने से बद्री ने हाँ कहा। फिर बद्री चिंटू कोयले दे रहे थे। राठौड़ उन्हें ट्रेन ट्रैक के पास जाकर उन्हें लेकर
तंदूरी रोटी बनाना शुरू किया। लेकिन कोई भी उस रोटी को खरीदने आ ही नहीं रहा था। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद एक दिन शाम को कोयले लेकर आने के लिए राठौड़ ट्रेन ट्रैक्स के पास गया। वहाँ उसके पूछने के पहले ही कुछ कोयले के बोरी रखे थे। उन्हें राठौड़ ले जाने की सोच रहा था कि उसके आसपास पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लिए। फिर राठौड़ को खूब मारे और उसे अरेस्ट करके ले गए। फिर बद्री चिंटू दोनों गाने लगे।